केरला में पेरम्बूरम नाम की एक जगह है जहां पर एक पेरियार नाम की छोटी सी कनाल बहती है जिसको हम गांव में नहर भी बोलते हैं। और इस नहर के किनारे एक झोपड़ी नामक छोटा सा घर था जिसमें एक माँ और उसकी बेटी रहा करते थे। अब यहाँ पर माँ का नाम राजेश्वरी और वहीं बेटी का नाम जीशा था, जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। और इसकी माँ राजेश्वरी जिसका नाम था वो एक हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम किया करती थी। वहीं उसकी बेटी जीशा बीए एलएलबी की तैयारी कर रही थी। अब जीशा बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा चालाक और होशियार थी, इसलिए उसकी माँ जैसे तैसे करके उसको पढ़ा रही थी। कहीं ना कहीं उसकी माँ को ये यकीन था कि उसकी बेटी जीशा बड़ी होकर हमारी गरीबी को दूर जरूर करेगी। ये दिन था लगभग 8 नवंबर 2016 का। राजेश्वरी नाम की महिला काम खत्म करके अपने घर आती है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा तुरंत खुल जाता है क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और इस वक्त लाइट भी नहीं आ रही थी, इसीलिए घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब जैसे तैसे करके राजेश्वरी नाम की महिला घर में लालटेन जलाती है और अंधेरे को दूर करती है। फिर वो जैसे ही घर के अंधेरे को दूर करती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि वहाँ का नजारा ही कुछ ऐसा था। अब वो देखती है कि जो उसकी बेटी जीशा थी वो नग्न अवस्था में घर पे पड़ी थी और उसके चारों तरफ खून ही खून फैला था, जैसे कि किसी ने कुछ धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया हो। अब उसकी आवाज के कारण पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति भागा भागा उसके घर की तरफ आता है और जैसे ही वो टॉर्च जला के देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत बिना किसी देरी के पुलिस में कंप्लेन करता है और कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहां पर टेक्निकल की टीम और फोरेंसिक की टीम भी पहुंच जाती है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको वहां पर एक शराब की बोतल और एक धारदार चाकू भी मिलता है। अब कुछ देर बाद वहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि जीशा को जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था और लगभग उसकी शरीर में कम से कम 18 बार चाकू से वार भी किया गया था। अभी से बात तो साफ साफ क्लियर हो गई थी कि ये दुष्कर्म और हत्या का मामला है। फिर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ सबूत नहीं थे और हाल ही में इलेक्शन भी होने वाले थे और पुलिस ये चाहती थी कि इलेक्शन से पहले इतना गंभीर मामला किसी के सामने ना आए, इसलिए पुलिस इस मामले को धीरे धीरे दबाना चालू कर रही थी। अब पुलिस ने इस मामले को लगभग एक हफ्ते तक दबा के रखा, लेकिन आपको तो पता है कि ऐसी बातें जल्दी छुपने वाली नहीं होती और उन तक ये बात कैसे न कैसे करके पहुंच जाती है। फिर अपोजिशन पार्टी वाले धरने पे उतर जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद भी उनके गांव में इतना ब्रूटल केस हो जाता है जिसको वहां की पुलिस दबाने की कोशिश करती है। ये बात सोशल मीडिया पे फैल जाती है और आपको तो पता ही है कि अगर सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज वायरल हो जाती है फिर तो उसकी गंभीर रूप से छानबीन होती है। और फिर जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है पुलिस वालों के कंधे कसने चालू हो जाते हैं। वो तुरंत इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं। अब उनके पास एक शराब की बोतल थी जिसके ऊपर कातिल के फिंगरप्रिंट भी थे और वहां पर रखे चाकू पर भी सेम वही निशान थे जो इस शराब की बोतल पे और साथ ही साथ जिया की नाखून पे भी कुछ मांस के यानी कि सैंपल थे जो कि उसी से मिलते जुलते थे। अब यहाँ पर पुलिस के पास काफी एविडेंस हो गए थे जिसकी वजह से वो कातिल का पता कर सकती है, लेकिन सबसे पहले पुलिस यहाँ पर जिया की माँ के पास जाती है और उनसे ये पूछताछ करती है कि आपको किन लोगों पे शक है। अब राजेश्वरी यानी कि जिया की माँ पुलिस को लंबी चौड़ी लिस्ट देती है जिसके अंदर कई गाँव वालों के नाम भी थे जो कि उनसे बहुत ज्यादा जलते थे कि राजेश्वरी ने अपना घर सरकारी जमीन पे कैसे बना लिया और इसी कारण पुलिस का सबसे पहला कदम यहाँ पर उन गांव वालों को उठा के इन्वेस्टिगेशन करना होता है जिन जिन पर उनको शक था। और पुलिस सेम ऐसा ही करती है, सबको उठा के इन्वेस्टिगेशन करती है, सबके ब्लड सैंपल लेती है, फिंगरप्रिंट मैच कराती है। लेकिन चौंका देने वाली बात यहाँ ये होती है कि इनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए टेस्ट मैच नहीं होता। फिर पुलिस सबको क्लीन चिट दे के घर वापस भेज देती है। फिर एक एक करके दोबारा से छानबीन करने लग जाती है। फिर वहां पर गांव में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को ऐसा क्लू दिया जिसके वजह से उसका ये केस साफ साफ पन्नों की तरह खुल जाता है। फिर पुलिस को उस महिला से एक क्लू मिलता है कि 8 तारीख की शाम को जिस दिन ये सब सीन हुआ उस महिला ने राजेश्वरी के घर के पास एक आदमी को घूमते हुए देखा था जिसने पीली रंग की शर्ट पहनी थी और ब्लैक रंग की चप्पल पहनी थी। फिर पुलिस यहाँ पर उस लड़के का पता करना चालू कर देती है और जैसे ही उस लड़के के गाँव का पता करती है उस लड़के के गाँव में जाती है। वहां जाके उनको ये पता लगता है कि ये लड़का तो पिछले 4 दिन से घर से फरार है। अब पुलिस का सारा शक उस लड़के पे जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ये केस यहीं पर एंड हो जाएगा क्योंकि ये लड़का भी घर से फरार है। और पुलिस उस लड़के के बारे में उसके गांव में पता करती है और उसके नंबर को भी ट्रेस पे लगा देती है और लगभग 4 दिन बाद उसका नंबर गुड़गांव के एक जिला में आता है जहां पर पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसका डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट मैच करती है। लेकिन चौंका देने वाली बात यहाँ ये पता चलती है कि उस लड़के का ना तो फिंगरप्रिंट मैच होता है और ना ही डीएनए मैच होता है। फिर
ही पुलिस उस लड़के से सख्ती से पेश आती है, तब उनको ये पता लगता है कि जिस दिन वारदात हुई थी वो लड़का तो उस जगह पे था ही नहीं और ना ही उसकी फोन लाइन कुछ जवाब दे रही थी, इसलिए पुलिस को उसको मजबूरन क्लीन चिट देना पड़ा। अब केरला पुलिस यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, क्योंकि इतने दिन हो गए उनके हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा, ऊपर से अपोजिशन पार्टी का दबाव उनके ऊपर आ रहा है, सोशल मीडिया का दबाव उनके ऊपर आ रहा है। फिर पुलिस जिया के घर के आसपास रहने वाले सभी आदमी, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, पैदल घूमने वाला, खेत में काम करने वाला, सबकी तलाशी लेती है, सबका फिंगरप्रिंट लेती है, सबका डीएनए लेती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर कई दिनों तक ये केस ऐसे ही चलता रहता है, इस केस की सुनवाई ऐसी चलती रहती है। और चौंका देने वाली बात यहाँ ये है, इस केस के अंदर कई इन्वेस्टिगेशन टीम को भी चेंज किया जाता है और अब एक नई टीम को लाया जाता है, जहाँ पर इस टीम के सारे मेंबर नए थे और वो फिर से एक एक करके सारे क्लू को इकट्ठा करने लग जाते हैं, सारे सबूतों को एक एक करके जोड़ने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन पहले उनके आगे एक नया क्लू आ जाता है, उनको ये पता लगता है कि गांव में रहने वाला एक लड़का और उसकी माँ की कुछ दिन पहले जिया और उसकी माँ से लड़ाई हुई थी। पुलिस बिना देरी करे उस लड़के के घर पहुंच जाती है। उस लड़के के घर पहुंचते ही पुलिस को ये दिखता है कि वो लड़का अभी भी वहाँ बैठा हुआ शराब पी रहा है और वो भी सेम उसी ब्रांड की जो ब्रांड जिया की डेड बॉडी के पास से मिला। फिर पुलिस को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि शायद हमको हमारा कातिल मिल चुका है। फिर पुलिस उस लड़के और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेती है और थाने में ले जाके पूछताछ चालू करती है। फिर वहाँ से उनको ये पता लगता है कि उस लड़के का एक बड़ा भाई भी था जो कि जिया से बहुत प्यार करता था, वो भी बचपन से, और वो कॉलेज टाइम से जिया का पीछा करा करता था, जिसकी कंप्लेंट जिया ने पुलिस स्टेशन पे भी लिखवाई थी और कुछ दिन बाद तंग आने पे उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। फिर पुलिस को ये लगने लगा कि शायद इसने अपने भाई की हत्या का बदला लिया है। फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल को मैच करके देखती है, लेकिन चौंका देने वाली बात यहाँ ये आती है कि इसके फिंगरप्रिंट और इसके डीएनए सैंपल बिल्कुल भी मैच नहीं करते। फिर मजबूरन इन दोनों को भी क्लीन चिट देनी पड़ती है। अब पुलिस के ऊपर यहाँ दिन ब दिन दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो पुलिस वाले जिस पे शक करते हैं, सोचते हैं कि अब हमारा केस बंद हो जाएगा, तभी उन व्यक्तियों को क्लीन चिट देनी पड़ती है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन में एक मजदूर आता है और वो कहता है कि 8 अप्रैल से मेरे साथ काम करने वाला एक मजदूर जिसका नाम अरमान था वो अभी तक लापता है। पुलिस को इस अरमान नाम के व्यक्ति पे शक होने लगता है, क्योंकि 8 अप्रैल वही दिन था जिस दिन जिया के साथ ये दुष्कर्म हुआ था। फिर पुलिस इस अरमान का पता करने में जुट जाती है। इसके सबसे पहले गांव जाती है, वहां जाके इसे ये पता लगता है कि ये अरमान तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। उसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे लगाया जाता है और ट्रैकिंग पे लगाने के बाद उसकी लोकेशन 4 दिन बाद त्रिपुरा के एक छोटे से गाँव में आती है। फिर वहां जाके उसको धर लिया जाता है और फिर केरला लाके उससे कई तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट और उसके डीएनए सैंपल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भेज दिया जाता है और वहां जाके उनको पहली सफलता मिल जाती है, क्योंकि इसके डीएनए फिंगरप्रिंट दोनों ही मैच हो जाते हैं। पुलिस वाले इसे सख्ती से पेश आते हैं। फिर ये साफ साफ कबूल कर देता है कि मैं त्रिपुरा गांव में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मजदूरों का काम करता हूँ और अब हमारी साइड यहाँ पर जो कि जिया के घर के पास लगी थी। अब पुलिस को यहाँ पर शक हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं जिया पे गंदी नजर डाले हुआ था और पुलिस जिया के घर से लेके जिया के कॉलेज तक की पूरी सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। फिर उनको वहां पर एक क्लू मिलता है। उनको वहां पर दिखता है कि एक लड़का जो कि पीली शर्ट और ब्लैक चप्पल में है वो कहीं ना कहीं जिया का पीछा कर रहा है और वो घर तक पीछा करते हुए आया था। फिर अरमान इस केस को ताश की पत्तियों की तरह खोल के बैठ जाता है कि 8 तारीख को मैं जिया का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते उसके घर तक आ गया था। अब अरमान का कंस्ट्रक्शन जिया के घर के पास चल रहा था, इसलिए उसको जिया के फैमिली के बारे में पूरी डिटेल पता था कि जिया की माँ रात को 9 बजे से 8 बजे तक घर आती है और वहीं जिया 2 बजे से 3 बजे घर आ जाती है। फिर इसी बात का फायदा उठा के वो 8 तारीख को जिया का पीछा करता है और उसके घर तक आ जाता है। फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है और जिया को काफी मारता पीटता है, जिसके वजह से जिया अधमरी हो जाती है। फिर वहीं बैठ के ड्रंक करता है और जबरदस्ती जिया को भी ड्रंक कराता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उसको गंदी तरह से भगवान के पास पहुंचा देता है और उसको जिया के घर के आसपास गुजरते हुए गांव की एक महिला और एक खेत में काम करने वाले मजदूर ने देख लिया था, जो कि इस केस का मेन विटनेस बनते हैं और इस केस को लेके कोर्ट में कई दिनों तक सुनवाई होती है और लंबे समय तक छानबीन करने के बाद कोर्ट अरमान नामक इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना देता है। और अब आपकी बारी, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस अरमान नाम के व्यक्ति के साथ क्या क्या होना चाहिए था। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना।